सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो इंडियन पॉलिटी का है, वो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अथॉरिटी है जो इस्टेब्लिश की गई अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना किसके अंडर अंडर 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैग किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स किसके? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो और एक फाइनेंशियल जो जो कानून है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उसको जो है फॉलो कर रहे गवर्नमेंट्स, ताकि उनको एक रहे कि हाँ कोई ऑडिट करने वाला है, कोई जो है इन सारे अकाउंट्स को देखेगा, कोई भी मिसप्लेस होगी चीज़ें, ठीक है, वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएंगी, फिर डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म होगा। तो ये एक जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बी आर अम्बेडकर कैग के बारे में क्या कहते हैं? बोलते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो इंश्योर करने की कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाए उनके ऑपरेशंस में। ठीक है, वो कहते हैं कि ही स्ट्रेसेस दैट के कैग जो है वो एक्ट करेगा ऐसे वॉच डॉग, ठीक है, देख रेख वाला, पब्लिक फंड्स जो लोगों के पैसे हैं, और इंश्योर करेगा कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब की डिबेट के दौरान बी आर अम्बेडकर ने यह हाईलाइट किया कि कैग जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल गवर्नेंस के लिए इतना ज़रूरी है जैसे जुडिशरी जो है लीगल सिस्टम के लिए ज़रूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कैग जो है, जो गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नेंस बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, जो प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल एक्ट्स हैं, जो फाइनेंशियली जो यूजेज ऑफ पब्लिक मनी है, उसके लिए इतना ही ज़रूरी है जैसे जुडिशरी एक लॉ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखो, ही कॉल्ड कैग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस जो है वो कैग का है, एज क्योंकि ये गवर्नमेंट को जो है जिम्मेदार ठहराता है, अकाउंटेबल ठहराता है, जो टैक्स पेयर्स का जो मनी कैसे खर्चा किया जाएगा। इन माई ओपिनियन, ये बी आर अम्बेडकर जी का कहना है कि इन माई ओपिनियन दैट दिस डिग्नेटरी और द ऑफिसर, ये प्रोबेबली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ही इज़ द वन मैन who is going to see that the expenses जो है by voted by the parliament are not exceeded or varied from what it has been laid on parliament, कि जो पार्लियामेंट ने किसी एक्सपेंस पे वोट किया है, ठीक है, वो जितना पैसों पे उससे ज़्यादा एक्सीड ना करे। ठीक है, बिना पार्लियामेंट के, जो पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा, उसके मतलब जो पार्लियामेंट के सामने रखा गया जिसपे वोट हुआ, डिबेट, डिस्कशन, उससे ज़्यादा खर्चा ना हो। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? देखो, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, सबसे पहले अपॉइंटमेंट में देखते हैं अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है कैग को। ओके, क्वालिफिकेशन कैटेगरी के कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन। ये जो है डिस्क्रिशन जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना, उसको दी गई है कि वो अपने हिसाब से देख सकता है। ठीक है, थ्रू ट्रेडिशनली जो है जो अपॉइंटी है वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट होता है जिसको एक्सपीरियंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में, ज़्यादातर जो है उन लोगों को जो है करते अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ओथ एंड ऑफिस, देखो कैग जो है ना, कैग जो है वो टेक ओथ जो एडमिनिस्टर किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओथ में क्या? एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अप होल्ड करेगा वो स्वर्गनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, और परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटी बिना किसी डर, दबाव, किसी को फेवर दिए हुए, बिना कोई इल विल अफेक्शंस के। ठीक है, कोई बाइसनेस के द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन, और अप होल्ड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ है हमारे इंडिया का, लॉ ऑफ द लैंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये उसकी जो है ओथ है। टेन्यूर क्या है? देखो, कैग जो है ना वो होल्ड करता है ऑफिस 6 साल के लिए, या फिर जब तक वो एज जो है 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए, हुए विच एवर कम्स अर्लियर। ठीक है, 6 साल पूरे हो गए तो ठीक है, तब हो जाएगा वो रिटायर। अगर 65 ईयर्स हो गए तो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अपने पोस्ट से। एक और चीज़ देखो कि दिस जो फिक्स टर्म है, ये टर्म फिक्स है, ये कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी जो है उसके रोल में देती है, उस पर दबाव नहीं होगा कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा। रेजिग्नेशन, कैग रिज़ाइन कर सकता है किसी भी टाइम पे, अपना रिटर्न जो है रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। रिमूव कैसे किया जा सकता है कैग को? देखो, रिमूवल के लिए ना कैग को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकता है, लेकिन ओनली थ्रू एक प्रोसेस है जो सिमिलर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को जो इम्पीचमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज 14 दिन पहले का नोटिफिकेशन देना चाहिए, फिर जो है बेस्ड ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट को जो है
एक कमेटी जो बिठाई जाएगी, जो उसमें जो है ये प्रूफ किया जाना चाहिए कि वो क्या वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, ठीक है। तो एक मेजोरिटी वोट चाहिए बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो सपोर्टेड होना चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही टफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको सेफ गार्ड करने के लिए कंडीशन, देखो कैग की जो सैलरी है ना, अलाउंसेज है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज के बराबर ही है, और वो चार्ज है, मतलब वोट नहीं होता, CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज है, इंश्योर करता है कि उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर, देखो कैग में सर्व करने के बाद ना इंडिविजुअल जो है वो एलिजिबल नहीं है किसी भी फर्दर अपॉइंटमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट में। ये क्या, ये किस लिए है, ताकि प्रिजर्व किया जा सके इम्पार्शलिटी, किसी को ये लालच न दी जाए कि तुम्हें हम लोग जो है इस रिटायरमेंट के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब देंगे, कोई पोजीशन देंगे, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, समझे, इम्पार्शलिटी मेंटेन करने के लिए। अब देखते हैं प्रोविजंस जो इसकी जो है इंडिपेंडेंसी को जो है इंश्योर करता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल, कैग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो स्टैब्लिश की गई है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी पावर्स, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव होती है, जिसका मतलब कि इसको अल्टर नहीं किया जा सकता ऑर्डिनरी कोई लॉ पास करके। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें दोनों हाउस की पावर होती है, तो वो बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे के भी जो है इसको इंडिपेंडेंसी मिलती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, देखो कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, इंश्योर किया गया कि एक हाई लेवल जो है स्क्रूटनी और क्रेडिबिलिटी से रिमूव किया जा सकता है एक सिमिलर मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी प्रूव होने के बाद रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी के साथ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है आर्बिट्री जो है अपनी मर्जी से डिसमिसल जो है एग्जीक्यूटिव कर सके वो भी नहीं हो सकता। तो ये भी इसकी इंडिपेंडेंस के लिए एक इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है कि नहीं करता है। अब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देखो सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो है कैग की वो चार्ज्ड है, मतलब दे कैन बी डिस्कस्ड इन डिबेटेड इन पार्लियामेंट दैट बट कैन नॉट बी वोटेड, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाती है ना, नॉट वोटेड, ओके, इंडिया एंड आर नॉट सब्जेक्टेड। अब पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है पार्लियामेंट से, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए फंक्शनिंग में कैग की किसी फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, कि तुम्हारी हम सैलरी कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, पैसे नहीं देंगे, ये वो, तो इससे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है। टर्म ऑफ द ऑफिस, देखो टर्म फिक्स टर्म है, मैंने आपको बताया, या 6 साल या अंटिल 65 ईयर, ये भी इसकी इंडिपेंडेंसी की एक मिसाल है। फिक्स टेन्योर जो है और स्ट्रिक्ट रिमूवल प्रोसेस जो है इंश्योर करता है कि कैग जो है वो ऑपरेट करेगा बिना किसी डर और किसी आर्बिट्री या टर्मिनेशन के, ठीक है। अब है स्कोप ऑफ ऑडिट, देखो कैग जो है वो इम्पावर्ड है ऑडिट करने के लिए, जितनी भी रिसीप्ट जो लिए गए हैं और या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा होता है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो ऑडिट कौन करता है, कैग। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जितनी भी गवर्नमेंट की जो है कंपनीज हैं, है ना, PSUs हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं, ठीक है, या अकाउंट ऑफ ऑल अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ जो रिसीव कर किया है लोन या ग्रांट जो है पब्लिक फंड से, ठीक है। तो ये इसको एक ब्रॉड स्कोप और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल ओवरसाइट देता है, ठीक है, ऑडिट करने का। रिस्ट्रिक्शन है, देखो ये भी इंडिपेंडेंसी मेंटेन करता है कि किसी को जो है क्या ना दिया जाए, झांसा ना दिया जाए कि जॉब तुम्हें नौकरी देंगे रिटायरमेंट के बाद, तुम जो है ऑडिट में ये कर दो वो कर दो सरकार के। तो ये भी है, आपको जो है फर्दर एलिजिबल नहीं हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, एक बार तुम लोग कैग की अगर पोजीशन होल्ड कर देते हो, तो ये प्रिवेंट करता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है इंड्यूसमेंट ये कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए, ताकि कैग जो है अपने, तो इसलिए ये इम्पार्शल रहता है क्योंकि इसको कोई कुछ मिलना नहीं है, इसको कोई लालच नहीं दे सकते, समझे, ये चीज़ है। फिर है रिपोर्टिंग टू द लेजिस्लेचर, देखो कैग जो है ना अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, पार्लियामेंट के सामने रखता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है जो प्लेस करता है, ये कैग जो है स्टेट की भी रिपोर्ट बनाता है ना, तो गवर्नर जो प्लेस करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, तो रिपोर्ट जो है वो एग्जामिन की जाती हैं एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा, ठीक है। इंश्योर किया जाता है कि जो लेजिस्लेचर है, इंश्योरिंग के लेजिस्लेटर नोट द एग्जीक्यूटिव जो है वो कैग को अकाउंटेबल होल्ड करेगा, ठीक है, समझे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी में लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी होते हैं ना, तो लेजिस्लेटिव अकाउंटेबल ठहराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी एक्सपेंसेस ऑफिस के कैग के, वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जितना भी खर्चा होगा ना रिपोर्ट्स तैयार करने में, ऑडिटिंग में, वो सारा चार्ज है,
इंश्योर करता है कि जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंसी भी प्रोवाइड करता है। कैग हैज़ अथॉरिटी टू अपॉइंट और रेगुलेट, अपने स्टाफ को खुद वो अपॉइंट करता है और रेगुलेट करता है अपने हिसाब से, खुद एडमिनिस्टर करता है। ओके, तो दीज आर सम काइंड ऑफ थिंग्स विच मेंटेन्स और विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंडिपेंडेंसी ऑफ विच इंडिपेंडेंसी ऑफ कैग। ओके, नाउ ड्यूटीज ऑफ कैग। देखो ड्यूटीज जो है ना आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलाबोरेटेडली जो है मेंशन है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़, पावर्स और कंडीशन ऑफ सर्विस जो एक्ट है 1971 का, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी इंक्लूड करता है। ऑडिट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, देखो ऑडिट करता है जितने भी रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग जो बॉडीज़ फाइनेंस की गई हैं, मैंने ऊपर पढ़ा है गवर्नमेंट के द्वारा। इंश्योर करता है कि एक्सपेंडिचर जो कन्फर्म टू ग्रांट्स सैंक्शन बाय द लेजिस्लेचर, कि जो ग्रांट सैंक्शन की गई हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उस अलाइन में हो, ये ना हो कि कहीं एक्सेसिव हो कहीं कम हो। हालांकि ये ऑडिटर जनरल कुछ नहीं कर सकता, आफ्टर जो है खर्चा होने के बाद जो है वो ऑडिट करता है रिपोर्ट्स को कि इतना पैसा लिया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यहाँ खर्चा गया, सिर्फ ये लिखेगा और ये देगा। ऑडिट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब ऑडिट करता है गवर्नमेंट के जितने भी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, जो कंपनियां खुद गवर्नमेंट चलाती है ना, प्रोवाइड करता है रिपोर्ट्स उनकी कैसी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही हुई है, क्या वो कंप्लायंस कर रहे हैं विद रूल्स, या एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी है जो फंड्स उनको दी गई हैं वो किस तरह से मेंटेन कर रही है। ठीक है, ऑडिट ऑफ कंटिजेंसी फंड जो प्रेसिडेंट के अंडर है, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, तीनों मेजर जो फंड्स ऑफ इंडिया हैं उनको जो है एग्जामिन करता है, अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट फंड्स ऑफ स्टेट्स की भी वेरीफाई करता है कि ये कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, और ये सारी रिपोर्ट्स बनाता है और प्रेसिडेंट को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के सामने सबमिट करता है ताकि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल ठहराए। परफॉर्मेंस ऑडिट, देखो इवेलुएट करता है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाती है, जो पैसे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उनका जो है उनको एक प्रॉपर स्क्रूटनाइज करती है कि ये इतना पैसा लिया गया है, इतना काम किया गया है, इस तरीके से हुआ है, क्या सही हुआ है गलत, और आइडेंटिफाई करती है कहीं पे भी कोई खामियां हैं, लैप्सेस एग्जीक्यूशन में और मैनेजमेंट में, कि ये ब्रिज बनाने के लिए लिया था, ये ब्रिज जो है 2 साल में रेडी होना चाहिए था, इतना पैसा इसमें लगना चाहिए था, एक्सेसिव फंड भी लग चुकी है और ब्रिज भी रेडी नहीं हुआ। ये ऐसी रिपोर्ट्स बनाएगा वो देगा। ठीक है, ताकि एग्जीक्यूटिव को जो है क्रिटिसाइज करने का मौका मिलेगा, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल ठहराने का मौका मिला। सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट, देखो सर्टिफाई करता है, मतलब क्या, जो एनुअल अकाउंट है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का, वेरीफाई करता है कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पैसा बजट्स में लिया गया है ना, जो लेजिस्लेटिव अप्रूवल से है ना, क्या वो एज पर जो लेजिस्लेटिव अप्रूवल है, जिस पैसा जिस मकसद के लिए लेजिस्लेचर ने जो है सैंक्शन किया है, क्या गवर्नमेंट उस पैसे का उन्हीं चीज़ों पे इस्तेमाल कर रही। एडवाइजरी रोल भी है, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है बहुत से फाइनेंशियल मैटर में, पर्टिकुलरली जो कंसर्न ऑफ रूल या प्रोसीजर्स या पॉलिसी, जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिलेटेड पॉलिसीज होती है उनके लिए रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, मैंने आपको बताया, और गवर्नर को, और वो स्टेट और लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट को जो है रिस्पेक्टिवली जो है सबमिट करते हैं। ये रिपोर्ट फिर एग्जामिन किए जाते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह सब्सिक्वेंटली। ओके, पावर ऑफ कैग, देखो ये डिस्चार्ज ड्यूटी इफेक्टिवली जो है हमने बताया 1971 के जो है एक्ट में जो है क्लियरली दिया हुआ है। कैग रिपोर्ट होते हैं जितने भी एक्सपेंसेस को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी लोन्स ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ऑटोनोमस बॉडी या सब्सिक्वेंटली जो फाइनेंस की गई गवर्नमेंट से, हमने पढ़ा एक्सेस टू, उसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है कोई भी बुक अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स या किसी भी अदर रेलेवेंट जो है रेलेवेंट टू जो जिस चीज़ का भी ऑडिट कोई रेलेवेंट है उनको एक्सेस दिया जाता है कि आप यहाँ से ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो, इसका ऑडिट कर सकते हो। वो एक्सप्लेनेशंस और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है डिपार्टमेंटेड और ऑफिस से कि आपने इतना पैसा लिया है, उसकी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उसका जो है कहाँ खर्चा किया वो दिखाइए। ठीक है, एग्जामिन करता है कमर्शियल एंटरप्राइजेस को, मतलब अकाउंट जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज के हैं जो प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट में, उनको भी ऑडिट करता है, बहुत सी रिकमेंडेशन देता है कि किस तरह से जो अपना फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो आप इन एंटिटीज़ का। ओके, देखो कंप्लायंस ऑडिट मतलब वेरीफाई करता है कि कंप्लायंस ऑडिट मतलब क्या रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या कितना एक कंपनी या कितने कोई गवर्नमेंट की कोई फंड या कोई डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम किया है उस पैसे पे, ना आउटकम और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये भी चेक करता है। फाइनेंशियल ऑडिट इंश्योर करता है कि फाइनेंशियली जो ये डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट किए गए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये एक्यूरेट है, फिर उनको ऑडिट करता है।
देखो कैग जो डिसाइड करता है किस फॉर्मेट में, किस स्कोप में कंटेंट जो है ऑडिट रिपोर्ट का, बिना किसी एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, ऑफिस का और एंटरप्राइजेस का, समझे। डिसअलाउंस ऑफ अनऑथराइज एक्सपेंडिचर, मतलब फ्लैग दी एक्सपेंडिचर जो एक्सीड कर रहा है बजटरी अप्रूवल को और वॉयलेट कर रहा है। मतलब समझ लो 100 रुपये दिए हैं किसी ब्रिज को बनाने के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है, ठीक है। अब ये जो है 120 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये चीज़ जो है ये रिपोर्ट में जो है बजटरी जो एक्सीड कर रहा है, यहाँ फ्लैग करेगा कि यहाँ इन्होंने 20 रुपये एक्सीडिंग खर्चा किया है, जो वोट ही नहीं किया, जो पार्लियामेंट ने सेंक्शन ही नहीं किया, ठीक है। इतना कर सकता है, सिर्फ बता सकता है लेजिस्लेचर को, ये नहीं कि क्या करेगा, इन्फोर्स नहीं कर सकता पेनल्टीज, ओके। कोई पैनल इसके पास वो पावर नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्रिटिसिज्म इसके रिलेटेड फिर देख लेते हैं। देखो टाइमिंग, कैग जो है ज़्यादातर जो है रिलीज़ करता है जो है अपनी ईयर्स आफ्टर, जब ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब बजट पास हुआ, चीज़ों पे खर्चा हो चुका है जब, तब जाके फिर क्या है, लोग ये कहते हैं कि बहुत से क्रिटिसिज्म ये है कि वो इसके रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस जो है करंट गवर्नमेंट के प्रैक्टिसेस और प्रिवेंटिंग मिसयूज़ यहाँ जो है लिमिट कर देता है कैग, क्योंकि कैग तो बाद में रिपोर्ट दे रहा है ना सिर्फ कि यहाँ खर्चा हो, यहाँ ज़्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ है, बस। ये डिले जो है ना, कई लोग ये बोलते हैं क्रिटिसिज्म कि ये इसकी रिपोर्ट की इफेक्टिवनेस और रियल टाइम जो गवर्नेंस और पॉलिसी करेक्शन है उसका पर्पस फेल्ड है। जैसे यूएस में जो है, यूएस में नहीं सॉरी अमेरिका, क्या बोल रहा हूँ मैं, इंग्लैंड में क्या है कि कैग से जो है, कैग के पास सिर्फ ऑडिटिंग नहीं है, कंट्रोल भी है रेवेन्यू का। यहाँ पे ना हमने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा ना, लेकिन कंट्रोलर ऐसे ही नाम है, कंट्रोल नहीं करता है लाइक यूके। ये सिर्फ ऑडिटर जनरल है एक किस्म का, मतलब टू बी फ्रैंक अगर मैं आपको समझा सकूँ उस डिटेल में, ये सिर्फ ऑडिटर है, ये सिर्फ ऑडिट करता है, कंट्रोल नहीं करता रेवेन्यू को, मनी को कंट्रोल, एक्सपेंडिचर्स को ना। लेक ऑफ, देखो कैग के पास पावर नहीं है कि वो करेक्टिव एक्शंस या पेनलाइज कर सके। अगर किसी ने कहीं ज़्यादा खर्चा एक्सीड कर दिया है जो पार्लियामेंट अप्रूवल है उससे ज़्यादा, तो उसको जो है पेनल्टी नहीं दे सकता, नहीं, उसका वो रोल नहीं, इसको सिर्फ ऑडिट करके दे देना है बस प्रेसिडेंट को। जो रोल है रिपोर्टिंग का इरेगुलरिटीज़, और बस वो रिपोर्ट को जो है इरेगुलरिटीज़ को सिर्फ जो है पॉइंट आउट कर सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये मिसयूज़ किया, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने ये किया। लीविंग फॉलो अप एक्शन वो पार्लियामेंट्री कमेटी को, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके हाथों छोड़ देता है कि वही जो करेगा, उसकी मर्जी है, वो एक्शन लेना ले, जो ऑफन जो बड़ा स्लो और इनफेक्टिव मेथड भी है, लिमिटेड। देखो क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि कैग जो है ना वो लैक करता है जो नेसेसरी, जो सेक्टर स्पेसिफिक जो एक्सपर्टीज है, क्योंकि मल्टीपल सेक्टर्स को वो ऑडिट करता है। जो हाईली टेक्निकल जैसे टेलीकम्युनिकेशन या डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनके प्रति उसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट भी नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। ये लीड करता है इनकरेक्ट और डिबेटेबल कंक्लूजन परफॉर्मेंस ऑडिट में, ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों की है ना। ऑपरेशनल चैलेंजेस, देखो रिसोर्सेज, कैग ऑफिस जो है ना वो बहुत सारी लिमिटेशन है मेन फोर्स में, ट्रेनिंग में और मॉडर्न टूल ऑफ ऑडिटिंग में। ना ही प्रॉपर मेन फोर्स है, ना ही जो लोग यूज़ वहाँ प्रॉपरली ट्रेंड हैं, ना ही जो है मॉडर्न टूल्स हैं जिससे क्विक और एक रिफाइंड वे में जो ऑडिटिंग हो सके। स्पेशली जो इंक्रीजिंगली जो कम्प्लेक्स ऑपरेशन और लार्ज स्केल डिजिटलाइजेशन हुआ है वहाँ पे जो है अप टू डेटेड नहीं चल रहा है। अच्छा, डाटा एक्सेस है, डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, बहुत टाइम ये क्या करते हैं कि वो डिले करते हैं नेसेसरी जो रिकॉर्ड्स जो प्रोवाइड करने हैं ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। मे बी दे हैव अ फेयर ऑफ सर्टन थिंग्स दैट दे हैव डन रॉन्ग और हैव नॉट डन रॉन्ग, सिंपली दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर लैकिंग मैन फोर्स पावर, सो दे डिलेट। देयर कुड बी मल्टीपल रीजन्स एक्चुअली, बट ये हैम्पर करता है ना ऑडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ लॉसेज, तो कैग जो है ना वो क्रिटिसाइज हुआ बहुत बार कि वो एक्सेसिवली जो है उस चीज़ पे जो है फाइनेंशियल लॉसेज पे फोकस करता है, ठीक है। इन इट्स रिपोर्ट्स में ज़्यादातर वो कि इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, उतना करोड़ लॉस हो गया फ्री राशन देकर, उतना करोड़ लॉस हो गया आपने एग्रीकल्चर लोन माफ़ करने पे, विदाउट कंसीडरिंग। अब ये चीज़ें वो सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं कंसीडर करता ना, कि बहुत सी पॉलिसीज से जो है बेनिफिट्स भी हुआ है। लार्ज स्केल फार्मर्स ने सुसाइड नहीं किया, हमने लोन माफ़ किए जो वो, या फिर देखो लोन माफ़ कर दिया फॉर एग्जाम्पल, कैग जो है बोलेगा कि इतना करोड़ का लॉस हो गया, ये जो है लोन जो है
उसकी वजह से, मतलब लोन माफ़ करने की वजह से। अब कैग को ये पता नहीं है ना कि शायद वो एरिया जो है ड्रॉट या फ्लड से हिट किया हो, क्रॉप फेलियर की वजह से हो, उन लोग लोन नहीं पे कर पाए इसलिए किया। तो कैग जो है ना वो ज़्यादातर क्रिटिसाइज करता है फाइनेंशियल लॉसेस पे, जो क्वांटिफाइंग फाइनेंशियल लॉस है, वो जो है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं देखता है उस चीज़ का, समझे। एग्जाम्पल, क्रिटिक्स आर्ग्यू जो कि वो प्रिजम्पटिव लॉस मतलब डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल। एक लॉस है कि समझ लो 30 लाख का लॉस हुआ है किसी सेक्टर में, वो इस 30 लाख के लॉस पे देखेगा, वो प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं देखा गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग। कोविड कुड बी द रीजन दैट इतना लॉस हुआ है किसी सेक्टर में, नो। तो ये है ना कि डिटेल्स इंपैक्ट नहीं देख रहा है। इनएडिक्वेट पब्लिक अवेयरनेस, देखो वाइल कैग की रिपोर्ट जो है वो बड़ी क्रूशियल है और ये ऑफन जो है बहुत टेक्निकल और डेंस होती हैं, जो जर्नल पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग से बाहर, बड़ी न्यूमेरिकली डॉक्यूमेंट्री टाइप्स की है ना, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स आर देयर, मेनी टेक्निकल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, तो वो क्लियरली जो है लोग तो नहीं, एक आम लेमैन तो नहीं समझ पाएगा ना। तो ये लिमिट करता है एक पब्लिक का जो प्रेशर हो सकता था गवर्नमेंट पे कि ऑडिटिंग के बाद, रिपोर्ट के बाद, वो एक्चुअल ऑडियंस, लोग तो ऑडियंस और एक्चुअली पीपल तो समझ ही नहीं पाए ना। तो वो अगर वो समझ पाते इन रिपोर्ट्स को जो दे आर टू टेक्निकल, अगर समझ पाते वो गवर्नमेंट को और प्रेशर डालते, देखो क्या की रिपोर्ट में यहाँ इतने हज़ार का लॉस हुआ है, कहाँ खर्चा किया है, ये इतने पैसे जो है इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कहाँ खर्चा किया, तो उससे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होती। लेकिन ये टू टेक्निकल है, एक ले मैन की अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन विद पार्लियामेंट्री कमेटी, देखो जो इफेक्टिवनेस है कैग का वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंटली ऑन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है और बाकी जो लेजिस्लेटिव कमेटी हैं जो एक्ट करती है इस रिपोर्ट पे, ठीक है। क्योंकि कैग खुद से तो नहीं कुछ कर सकता ना, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को या फिर जो बाकी लेजिस्लेटिव कमेटीज़ हैं जो ये रिपोर्ट देखने के बाद जो है जो रिकमेंडेशंस और जो इसकी खामियां खूबियां गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस की या पब्लिक अकाउंट की जो है पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, फिर पार्लियामेंट के क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ डिबेट डिस्कशन होता है। हाउएवर जो लैक ऑफ जो रिबस्ट फॉलो अप मैकेनिज्म है ना, वो भी डाइल्यूट करता है इसकी फाइंडिंग को। ये बहुत डिले प्रोसेस, इट टेक्स सर्वल डेज, इट टेक्स, फिर बड़े कम्बरसम प्रोसेसेस के बाद कुछ होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है क्या है, ये कुछ क्रिटिसिज्म्स थे कैग के। ये हमने एक कैग को पढ़ा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, ऑडिट करती है वेरियस गवर्नमेंट और उसकी सब्सिडरी जो है पार्ट्स, ठीक है। एक फाइनेंशियल ऑडिटर है ये इंडिया का, ओके। रिमेंबर दिस, इतना ही रखते हैं आज के लिए, छोटा सा टॉपिक था। एक दो हमारे शायद और पढ़े हैं, एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शायद सोलिसिटर जनरल और एडिटर जनरल ऑफ स्टेट, ये सारी 3-4 मिसलेनियस टॉपिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, हम जो है एक ही लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।